बात करेंगे इजराइल और लेबनान की, क्योंकि लेबनान 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 अमेरिका ईरान के एमओयू के पहले पैराग्राफ में 3 बार लेबनान का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब साफ है कि उस पर भी जोर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। 14 मुद्दों का यह एमओयू है, लेकिन उसमें लेबनान का जिक्र है। दोनों देश दरअसल लेबनान समेत हर मोर्चे पर युद्ध खत्म करने की ओर एक दूसरे पर बल का इस्तेमाल न करने का भी वादा कर रहे हैं। कागज पर तो यह पूरी तरीके से शांति की तरफ एक कदम है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल शायद इससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो इस समझौते से के लिए बंधा हुआ नहीं है, खासकर जब बात हिजबुल्लाह की हो रही हो और लेबनान की हो रही हो। और हिजबुल्लाह का खतरा इजराइल के लिए हमेशा से रहा है और इसी मुद्दे को लेकर इजराइल लेबनान पर हमले करता रहा है। वो लेबनान में इजराइल की किसी भी कार्रवाई पर अमेरिका के पास जा सकता है और सवाल पूछ सकता है कि यह एमओयू का उल्लंघन है। तो क्या यह एमओयू तनाव घटाएगा या एक नए जंग की पटकथा भी लिखेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा इस पूरे ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के भीतर हमेशा नजर आया। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संजय मेस्टन है। संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट है, कई बार हमारे साथ चर्चा में शामिल होते हैं। सुरेश गोयल पूर्व राजनयिक है, पूर्व सचिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जो ईरान से अभी अभी लौटे हैं। अशरफ फानी मेरे दूसरे सहयोगी जो लेबनान से अभी अभी लौटे हैं। और उसके साथ साथ पश्चिम एशिया के एक्सपर्ट है डॉक्टर वायल अवाद, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे आप ही से सुरेश गोयल जी, क्योंकि ये समझौता दिखने में तो शांति का समझौता नजर आ रहा है, लेकिन और समझौता है वैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन लेबनान का जिक्र, हिजबुल्लाह का जिक्र और जिस तरीके से इजराइल को कहा गया है कि अब यह हमला बर्दाश्त नहीं होगा, और उसके साथ साथ यह भी उसमें कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि हिजबुल्लाह आपके सुरक्षा के लिए खतरा है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमला नहीं होगा, आपको विड्रॉ करना पड़ेगा लेबनान से। तो इजराइल एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि लूजर की तरह इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये शांति बनी रहेगी या इजराइल इसे नहीं मानेगा आगे जाकर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है यहाँ पर ये, क्योंकि इस सवाल में बात खाली हिजबुल्लाह की नहीं है। इस सवाल में बात यह है कि इजराइल को अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी पैरामीटर्स चाहिए। आप याद कीजिए कि जहाँ तक लेबनान का सवाल है और सीरिया का सवाल है और यमन का सवाल है, इजराइल के हमले और इजराइल का जो टेरिटरी में ऑक्यूपाई किया गया था, यमन में भी, सीरिया में भी, गोलन हाइट्स में और यहाँ पर लेबनान में, ये तीनों ही जो टेरिटरी ऑक्यूपाई हुई थी वो बिफोर हिजबुल्लाह के बनने के, हमास के बनने के और हाउथीज़ के बनने से पहले ही इजराइल उन टेरिटरीज़ को अटैक कर चुका था और काफ़ी सारी टेरिटरी सदर्न लेबनान में ऑक्यूपाई कर चुका था। हिजबुल्लाह का क्रिएशन उसके ऑक्यूपाई होने के बाद में हुआ है, और इसकी साफ वजह यह है कि बात यहाँ पर हिजबुल्लाह हमस की उसकी नहीं है। बात यह है कि इजराइल को अगर अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, वो पहले भी कह चुका है कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो सारे एरियाज हैं यहाँ पर उसका कंट्रोल रहे। अब अगर ये एरियाज में यहाँ पर हिजबुल्लाह भी है, जो भी हैं, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता हूँ कि इजराइल उन एरिया से अपना कंट्रोल ख़त्म करने को तैयार होगा। और अगर इजराइल अपना कंट्रोल वहाँ से ख़त्म नहीं कर सकता है तो ये एक्सपेक्ट करना कि इजराइल वहाँ से खाली कर देगा, अपनी सेना को बुला लेगा या हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करना बंद कर देगा, मेरे ख्याल है थोड़ा सा जाती होगा और थोड़ा सा समझ में फ़र्क हो जाएगा ये। तो किसी भी तरीके से मुझको ये नहीं लगता है कि इस एग्रीमेंट में जो ये पैरा 1 है कि सब तरह की वॉर ख़त्म हो जाएगी, सब तरह के ये एक्शन ख़त्म हो जाएंगे। ट्रंप साहब ने मान तो लिया, ईरान ने भी मान लिया है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि ईरान भी समझता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि ये डील साइन हो जाएगी या एमओयू साइन हो जाएगा, लेकिन साइन होने के कुछ ही अरसे के बाद में मुझको लग रहा है कि और भी हालत खराब होने के आसार हैं। 60 दिन का वक्त दिया गया है, अगर कंक्लूसिव डील बनानी है उसके लिए 60 दिन का वक्त दिया गया, और उससे भी इजराइल संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान रीग्रुप करने की कोशिश करेगा, अपनी ताकत एक बार बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो सुरक्षा को लेकर दरअसल सिर्फ लेबनान के मामले में नहीं है। तो इजराइल इस बारे में यह भी सोच रहा था कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था,
डॉक्टर वायल अवाद, कि उनका यह कहना था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के पास है वो खतरा है, ईरान के पास है वो इजराइल के लिए खतरा है, और इसीलिए इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म करना यह भी उनकी एक प्राथमिकता थी, उस पूरे मामले में प्रायोरिटी थी। लेकिन अगर इस एमओयू को देखें तो अब अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं वो तो मिसाइल रख सकते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आसपास के जो नेबर्स है उसी की तरह ईरान के पास भी मिसाइल्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। उनके जो एसेट्स हैं वो भी कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि कभी ना कभी तो हमें उन्हें वापस लौटाने पड़ेंगे, वरना हमारे पास कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये सारी बातें अगर हम उस पर नजर डालें तो इजराइल की कोई भी बात अमेरिका ने नहीं मानी है, अलग थलग पड़ गया इजराइल, और यहीं पर कहीं ना कहीं अशांति के बीज बोते हुए नजर आ रहे इस पूरे एमओयू के भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिल्कुल जो अम्बासडर सुरेश में बात की जीत किया था, मैंने बिल्कुल सही है कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है इजराइल में जब तक उनकी ऑब्जेक्टिव है सिर्फ एक ही है, तो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज उनके नजदीक है, मतलब सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, लिबानन, इराक, ईरान और लीबिया भी है। सबको मतलब ये जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव में उसमें कुछ नहीं हुआ था। ये इस जंग में सिर्फ इलेजिटिमेट भी है, इलीगल भी है, और खुद अमेरिकन में खुद उन्होंने इज नॉट एन अमेरिकन वॉर। ये सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात ये ऑब्जेक्टिव किस चीज के लिए, तो अभी ये जंग शुरू हो गया था। ऑब्जेक्टिव अगर न्यूक्लियर डील है तो अमेरिका और ईरान में बातचीत हो गया था जिनेवा में, उन्होंने दोनों का मतलब देवर क्लोज टू डील, लेकिन उन्होंने ब्रेक थ्रू भी किया था। जो मंत्री का वो ओमान का मंत्री के कहते, और वो यूके वाले के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद बताया था ये हमको, इसके मतलब देवर टू क्लोज टू डील, और अमेरिकन और इजराइल में ये जंग शुरू हो गया था। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री में नेतन्याहू मांग रहे, ये तो अमेरिकन राष्ट्रपति है, उसके साथ ही है ये जंग शुरू करना चाहते हैं। इसलिए आज का जो 14 पॉइंट में लिखा है उसकी बात भी नहीं करता। इजराइल का इंटेंशन एक रीजनल पावर तोड़ने के लिए तैयारी है, निकालने के लिए ईरान के लिए, वो तो नहीं हुआ था। तो इसका मकसद ये है कि अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी उन्होंने बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सही आप कह रहे। और अगर उनके न्यूक्लियर बात करनी चाहते तो ईरान ऑलरेडी एग्रीड फॉर द न्यूक्लियर डील। सिर्फ अभी तक जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर, जो अभी तक के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया था, अमेरिकन सीज कर दिया था, वो उसका एसेट भी फ्रीज भी किया था, ये तो सबकी मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर। ये मकसद ये ईरान का जो एसेट भी है, आप ये समझ लो 47 ईयर्स तो अभी तक अमेरिकन फ्रीज कर रहा है, और अभी तक जो नजदीक है 10 साल के पहले जो कतार के थ्रू हो गया था या यूएई के वाले के थ्रू हो गया, सबका ये पैसा का ईरान का है। लेकिन इजराइल नहीं मांग रही ये जंग रुकने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री के लिए उसका पॉलिटिकल कैरियर बंद हो जाएगी। आज तक सारी दुनिया मालूम हो गया था, पर नेतन्याहू खुद ये कह रहे हैं अमेरिकन के लिए, वो इसके लिए राइट विंग वाला शुरू किया था पॉलिटिशियन में, सबको मतलब अपोज करना चाहते। ही वांटेड दिस डील टू बी ब्रोक एंड ही डज नॉट वांट टू साइन एनी डील विद ईरान, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अभी अचीव नहीं किया। ये बड़ी दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में शामिल था। इजराइल का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वहां पर चुनाव हो रहे हैं, और नेतन्याहू बार बार अपनी जनता को वादा कर चुके हैं कि ईरान का वो खात्मा कर देंगे, ईरान किसी भी तरीके से इजराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा, और इसीलिए इस युद्ध में वो जाना चाहते हैं। कई आरोप ये भी लगे कि उन्होंने ही अमेरिका को युद्ध के लिए उकसाया, और इससे पहले भी उनकी कोशिश रही है, लेकिन अमेरिका कभी इस युद्ध में नहीं उतरा। इस बार ये मौका उनको मिल गया था। तो मेजर जनरल संजय मेस्टन, आज की स्थिति में जब इजराइल अलग थलग पड़ा हुआ है, वो कितनी बात मान लेगा अमेरिका की, क्योंकि ये आखिरकार ये जो एमओयू है वो तो अमेरिका और ईरान के बीच में है। कल अगर लेबनान पर हमला होता है इजराइल की तरफ से, तो ईरान एक बार फिर अमेरिका के पास जा सकता है। लेकिन क्या इजराइल अमेरिका की बात मानेगा, या आज की स्थिति में ये बात ओपन एंडेड एक तरीके से रखी गई है और इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया? देखिए साहिल, मेरे को लगता है ये बात ओपन एंडेड ही रहेगी। कारण यह है कि देखिए अभी जिस प्रकार बातचीत हुई है, इसमें कई स्टेक होल्डर्स है। पहली बात तो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, उसके बाद इजराइल, फिर गल्फ स्टेट्स है, वो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ये सिर्फ डील जो हुई है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुई है, और किसने कराई है? पाकिस्तान, और बाद में कतार ने भी अपना उस पर रोल निभाया है। सवाल ये उठता है कि जब कोई डील होती है तो पहली बात तो सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है। इसमें ऐसा दिखाया गया है अमेरिका ने कि इजराइल उसका छोटा पार्टनर है, जो आपने कल सुना था यहाँ पर जो
मीटिंग हो रही थी फ्रांस में G7 में, उन्होंने क्लियरली बोला कि इजराइल मेरा छोटा पार्टनर है। तो स्टार्ट पॉइंट ही ये काफ़ी प्रॉब्लम्स है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। तो ये मेरे को लगता है जो एक कॉम्प्रीहेंसिव डिस्कशन होने चाहिए वो नहीं हुए। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जल्दी में थे, खासकर उनके सामने ये G7 समिट थी, उनका खुद का बर्थडे था जो अभी निकला है, उसी दिन उन्होंने ये डील का अनाउंस किया था, और अभी 4 जुलाई की सेलिब्रेशंस है। तो ये सब देखते हुए उनके लिए ये बहुत ही एक बहुत जल्दी से इन्होंने ये डील साइन करा दी है। उन्होंने इसका पूरा परिणाम भी नहीं सोचा है कि ये इजराइल के ऊपर क्या, इजराइल इसको कैसे लेगा। तो अब ये मैं इसलिए बोलूंगा ये ओपन एंडेड है। सुमित हमारे साथ में है। सुमित, आप ईरान में थे, ईरान में इस बात को लेकर क्या बात बनी हुई है? क्योंकि एक बात तो साफ है कि इसमें ईरान ने यह भी कहा जाता है कि इस डील का सबसे बड़ा फायदा ईरान को होगा, क्योंकि उनका कुछ खो नहीं रहा है इसमें। तो आज की स्थिति में ईरान इसको किस तरीके से देखेगा, और क्या सिर्फ एमओयू में है, इसके लिए ये मान लेगा ईरान कि ठीक है लेबनान सुरक्षित रहेगा उसमें, क्योंकि उसका जिक्र ईरान की तरफ से बार बार किया जा रहा था, या अभी भी उनके मन में संदेह होगा कि इजराइल इस बात को नहीं मानेगा? साहिल, एक चीज बहुत क्लियर है, पिछले 4 दशकों से 5 दशकों से अमेरिका, ईरान और खासतौर पे इजराइल के बीच में जो अदावत चलती आ रही थी, उसमें हमेशा कोशिश की गई कि देखिए ईरान पर सैंक्शंस लगाकर उसे कमजोर किया जाए, उस पर रिस्ट्रिक्शंस की जाए। लेकिन इस पूरे कन्फ्लिक्ट ने 109 दिनों के अंदर ईरान को एक पूरे रीजन की सुपर पावर बना दिया है। वो इसलिए क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा प्रेशर पॉइंट ईरान के हाथ में आ चुका है, जब मर्जी, इस एमओयू को छोड़िए, ईरान जब चाहे 24 घंटे में दोबारा से चीजों को रोक सकता है, और उसमें फिर अमेरिका को या मिडिल ईस्ट के देशों को उनकी माननी पड़ेगी। अभी हो क्या रहा है कि अब तक जो सारे मिडिल ईस्ट के देश से वो अमेरिका से एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करवाते थे और ईरान से शर्तें मनवाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो ईरान से सीधे संपर्क करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लेबनान की आपने बात करें, लेबनान पर पूरी कोशिश थी, आपको याद होगा कि ये जंग जो है वो किसी अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं थी, ये इजराइल की तरफ से शुरुआत की गई थी कि इजराइल ने लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक करने शुरू किए, क्योंकि गाजा के ऑपरेशन के बाद उसे लगा कि खतरा हिजबुल्लाह की तरफ से भी बढ़ रहा है। फिर उसने ईरान पर भी अटैक कर दिया और बढ़ते बढ़ते दायरा पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। तो अभी अगर आप मौजूदा हालात में देखें तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ईरान के लिए अब ये रास्ता बहुत क्लियर हो गया है, ये कॉन्फिडेंस उसने पैदा कर दिया है हिजबुल्लाह, हमास सबके अंदर, कि वही सुपर पावर है, वही अमेरिका से लड़ सकता है, और शायद ईरान भी यही सी कोशिश में लगा हुआ था। अब मौजूदा हालातों में अगर आप देखें कि भले ही इस एमओयू के अंदर सारी की सारी शर्तें अभी भी ईरान के फेवर में है, लेकिन कहीं पर भी अगर हिजबुल्लाह के ऊपर बड़े अटैक्स किए जाएंगे, अगर कहीं से भी उसके प्रॉक्सीज को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को साइडलाइन किया जाएगा, वो तमाम वो चीजें करेगा जो उसने 109 दिनों के अंदर की है। तो आपने ये मान के चलिए कि अमेरिका की ना सिर्फ पोजीशनिंग कमजोर हुई है, बल्कि इजराइल को लगातार, इजराइल जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा था वो भी लगभग उनके नुकसान के लिए साबित हुई है 109 दिनों के बाद। सूर्य जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि पहली बार इस डील में यह भी देखा गया है, जो डील हुआ है उसमें और इस पूरे युद्ध में, कि पहली बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया है। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि उसके दबने के वजह से अमेरिका पर भी प्रेशर पैदा हो रहा था पूरी दुनिया का कि आप ये इस पूरे झगड़े को खत्म करिए, और इसीलिए हड़बड़ी में कहीं ना कहीं इस डील की बात की गई, और इसीलिए ईरान की वो सारी बातें करीब करीब मान ली गई कि हम नए सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, आप अपने न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम जारी रख सकते हैं, आप मिसाइल्स वहां पर रख सकते हैं, $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, ये और यहां तक कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी खोलने की बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप वहां पर कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात होगी आगे के लिए। तो वेस्ट एशिया में जो अब तक जो तराजू अगर हम लगाकर देखें तो जो बैलेंस था वो ईरान के पक्ष में इसके वजह से जाता हुआ, और जिसके वजह से इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर पूरे एमओयू को देखा जाए, मैं न्यूक्लियर की एग्रीमेंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो 28 फरवरी के अटैक से पहले भी जब ओमान के फॉरेन ऑफिस में बातचीत हो रही थी, तब इंडिकेशंस ये आए थे, खबरें ये आई थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार है, और कुछ ही दिनों की बात है कि वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। और 28 फरवरी को अटैक हुआ, और ये अटकलें ये लगाई गई कि क्योंकि प्रेशर पड़ा इजराइल की तरफ से तो अटैक हो गया वो। तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर देखा जाए उसको छोड़ करके तो सारा आउटकम जो है बेसिकली क्या है इसमें, ईरान को रेपरेशंस के लिए $300 बिलियन का फंड मिल रहा है, सैंक्शन रिमूव करने की बात हो रही है,
12 बिलियन डॉलर जो उसके फ्रोजन फंड्स हैं, 24 बिलियन वो उनको दिए जा रहे हैं, 12 बिलियन पहले, 12 बिलियन बाद में। अगर देखा जाए, और उसकी सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर अटैक नहीं होगा, तो हैरानी की बात मेरे लिए ये है कि ईरान को काफ़ी कुछ मिल गया है इसमें। ये वो कब तक चलेगा, क्योंकि इजराइल को एक सेफ एंड सिक्योर ईरान उसके लिए खतरा है। तो मेरे को ये पक्का अंदाजा है कि एक कॉन्फिडेंस भी मिला है क्या? जी, कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस भी उनको एक मिला ईरान को कि हम अमेरिका जैसे पावर के सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है, देखिए, आप ये सोचिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को एज ए लीवरेज काम में लिया है। इससे पहले कभी काम में नहीं लिया। क्यों? ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा पहली बार क्यों हुआ कि ईरान ने इसको एज प्रेशर पॉइंट काम में ले लिया है। और इसके बाद में अब इवन अगेंस्ट द लॉज ऑफ सीज अनक्लोज के खिलाफ जाकर के भी जो जितना मैरीटाइम नेविगेशन है, चाहे वो हमारे लिए मलक्का स्टेट्स हो या जो भी हो, उनमें खतरा पैदा हो गया है। अब तक चाइना मलक्का स्टेट को ब्लॉक करने की बात भी नहीं कर सकता था, अब हो सकता है वहां पर भी नौबत पहुंच जाए। जी, एक नई चीज यहां पर शुरू हुई। सुमित, आप जो कह रहे थे, जिसका जिक्र अभी सुरेश जी भी कर रहे हैं वहां पर, कि ये बात तो साफ है कि ईरान का कॉन्फिडेंस इस पूरे डील के बाद बढ़ेगा, और ये बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और इसीलिए बार बार सवाल ये होता है कि सबसे अनसेटलिंग थिंग अगर ये पूरे एमओयू में देखी जा रही है, तो वो ये देखी जा रही है कि लेबनान और इजराइल के बीच में शांति होगी नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी फिलहाल कोई नहीं ले सकता। कल अगर इजराइल इस एमओयू को मानने से इनकार करेगा, खास करके हिजबुल्लाह के मामले में, तो क्या एक बार फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खतरा हो पाएगा? क्या ईरान ये रिस्क उठाएगा एक बार फिर, जिसके वजह से एक बार फिर ऑल आउट वॉर शुरू हो सकता है और वेस्ट एशिया ही नहीं, पूरे दुनिया की शांति बिगड़ सकती है? साहिल, अगर आप इस पूरे एमओयू को देखें तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक विंडो है जिससे यूएस निकलना चाह रहा था, अमेरिका इस पूरे विंडो के माध्यम से निकलना चाह रहा था, इस कन्फ्लिक्ट से निकलना चाह रहा था, क्योंकि वो प्रेशर डोमेस्टिक भी था, इंटरनेशनल भी था, उसके अलायंस जो थे, खासतौर पे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे मिडिल ईस्ट के, वो उस पर दबाव बांध रहे थे, नाटो के देश उस पर दबाव बना रहे थे। तो एक विंडो था जिससे अमेरिका निकलना चाह रहा था। अब अमेरिका चाहेगा कि अगर ये वॉयलेशन हो भी जाता है, क्योंकि देखिए इस एमओयू के तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया साहिल कि देखिए जो इजराइल है वो अपनी संप्रभुता की रक्षा खुद कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है और वो ऐसा करने के लिए सक्षम है। तो ये सारी बातें इसलिए की गई क्योंकि अगर इजराइल और ईरान के बीच में कल को कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका कह सकता है कि हम तो पीछे खड़े हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इसमें डायरेक्टली नहीं होगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के पीछे वो ईरान को प्रेशराइज कर सकता है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं कर सकते। अब अगर आप पूरे एमओयू को पढ़ें, अगर आप उन चीजों को देखें, आप देखें कि क्यों ईरान ने मान लिया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल या उनको बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। उसके दो मकसद थे, एक तो पूरे रीजन के अंदर अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना, वो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एस्टेब्लिश कर लिया। दूसरा बड़ा इशू था कि देखिए अगर उसके पास ऐसे हथियार हो जिससे वो इजराइल के ऊपर या फिर आगे के देशों के ऊपर लगातार अटैक कर सके, जो कैपिंग थी बैलिस्टिक मिसाइल वो 3000 किलोमीटर से नीचे की रहे, वो भी उसने आगे बढ़ा ली। उसने इसी दौरान अपने उन बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी कर लिया। तो ये तमाम चीजें उसने कर ली है, लेकिन अभी उसको ऐसा लगता है ईरान को कि अगर मेरे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी फाइनेंशियल इश्यूज, यानी जो पैसे की कमी थी, फाइनेंसिस की कमी थी, वो लगातार इससे भरपाई की जाएगी। और आप मान के चलिए कि जब तक ईरान वो पैसे, यानी आप 300 अरब डॉलर की बात कर लीजिए, ऑयल एक्सपोर्ट के फंड, आप चीजों की बात कर, जब तक वो भरपाई करके अपनी चीजों को सेटल नहीं करेगा, अभी हट गए। बिल्कुल। और अब धीरे धीरे ये होगा साहिल कि अब ईरान जो है अपने फाइनेंसिस को मजबूत करेगा, अपने प्रोग्राम को धीरे धीरे बढ़ाएगा, और जैसे उसको लगेगा कि हाँ अब इजराइल उसके लिए खतरा बन रहा है, वो अदावत फिर शुरू होगी। और इजराइल भी मान के चल रहा है कि देखिए धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव करना है और फिर से हिजबुल्लाह पर, गाजा पर, ईरान पर हमले की तैयारी करके बैठने हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में अब ये बहुत तय हो गया है कि हाँ खतरा एक दूसरे से बहुत बड़ा है, हमें तैयारियां करते रहने पड़ेगी। इसकी जड़ पैलेस्टाइन का डिस्प्यूट है, और जिसका जिक्र इससे पहले डॉक्टर अवार्ड भी कर रहे थे संजय बेस्टन। जब तक पैलेस्टाइन का डिस्प्यूट हल नहीं होता है, तब तक क्या ये सारे एमओयूज या शांति वार्ता या ईरान की न्यूक्लियर डील या शांति का एमओयू, इस सब के कोई मायने नहीं रखते हैं? तो क्या उसके तरफ अब कदम उठाना जरूरी हो गया है कि अगर इस रीजन में शांति बनाए रखनी है, तो अगर लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू में या पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो?
देखिए, ये टू नेशन थ्योरी तो कई बार, टू स्टेट थ्योरी तो कई बार बात उठी है, और मेरे को लगता है कि वो एक फीजिबल एक्शन है जो इजराइल पे प्रेशर काफ़ी आएगा। देखिए, यूरोपियन देश से भी आया, कई देशों से आ रहा है, और अब तो ईरान भी और पावरफुल हो गया तो वो भी करेगा। और मेरे ख्याल जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो भी इस पर अभी ज़्यादा जोर लगाएंगे। तो विश्व में एक ओपिनियन ऐसा बढ़ता जा रहा है कि पैलेस्टीनियन होमलैंड के लिए तो बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि उस पे अभी इजराइल पे बहुत प्रेशर आएगा। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू में अभी होम ग्रोन प्रेशर तो रहेगा, और एक ये वर्ल्ड से अब ये प्रेशर आएगा। उसकी होने की संभावना है या नहीं, बड़ा मुश्किल है बोलना, क्योंकि देखिए उसको भी लार्जर पर्सपेक्टिव में दिए देखिए तो आज इसी इलाके में, वेस्ट एशिया में, सबसे बड़ी जो डिस्प्लेस पॉपुलेशन है वो है कुर्द, और कर्ज की पॉपुलेशन है 45 मिलियन। तो उसको तो आज कोई नहीं देख रहा है, और वो इसी इलाके में है, कुछ ईरान के पोर्शन में, कुछ इराक के में है, कुछ सीरिया के में, कुछ टर्की में। तो ये फिर ये एक नई कहानी शुरू होगी, और ये तो जो भी ये टेरिटरी है वो सारी इन देशों के अंदर है, तो वो एक होमलैंड उसके पास नहीं है, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो आउटकम ऑफ वॉर है आज की तारीख में, मैं इसको अगर दो शब्द में बोलूं, नंबर 1, एज ऑन डेट इट इज विन विन फॉर ईरान, कोई डाउट ही नहीं है, सब कुछ ईरान के फेवर में है। नंबर 2, ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन से भी सबसे पावरफुल चीज, दो चीज हैं, एक स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेवरेज जब मर्जी कर ले, दूसरा जो उसके पास इतना अंडरग्राउंड सिटीज हैं मिसाइल्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, वो उसने वो ताकत से दिखा दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा ताकतवर है। और इसीलिए गल्फ स्टेट्स को प्रेशर मारना पड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कि आपको ये, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में वो कितने टारगेट हुए। तो ईरान ने तो प्रूव कर दिया है कि ये विन विन सिचुएशन उसके लिए है। तीसरा ये फैक्टर निकलता है, अब जो इसको इतना पैसा आएगा, ऑयल से आएगा, ये $300 बिलियन आएंगे, इसके सैंक्शन हट जाएंगे, नेट आउटफ्लो क्या होगा? IRGC की वहां पर कमांड कंट्रोल ज्यादा रहेगी, क्या पीपल डेवलपमेंट पे फोकस होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान की आइडियोलॉजी देखते हुए ज्यादा फोकस रहेगा प्रॉक्सीज को और आर्म करना। पैसा चाहिए, उसके लिए हथियार मिलेंगे, फंडिंग लेकिन मिलेगी। एक बात तो साफ है ना यहां पर, क्योंकि ईरान की रिजीम को चेंज करने की बात बार बार यहां पर की जा रही थी, और इजराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से। आपने उनके नेता को तो मार दिया, लेकिन वहां के रिजीम चेंज नहीं हो पाया है। आज की स्थिति में भी जो ईरान में जो जिस रिजीम की हुकूमत वहां पर चल रही थी वो अभी भी कायम है। आखिर में मेरा सवाल यही रहेगा गोयल जी, कि इस बात को लेकर जो मैंने ओरिजिनली जब मैंने इस पूरी बातचीत को शुरुआत किया था कि ये पूरा एमओयू क्या तनाव घटाएगा या नए जंग की नए तरीके से पटकथा लिखेगा? क्या आपको लगता है कि इसमें उसके बीज है, जो मैंने ओरिजिनल सवाल यहां पर पूछा था इस पूरी चर्चा के बाद? बहुत छोटा सा जवाब। इस एरिया में अरब वर्सेस पर्शियन वॉर हजारों सालों से चली आ रही है। इस्लाम के आने से पहले भी जब ईरान में सासनीन एम्पायर थी, तब भी अरब ट्राइब्स और पर्शियंस के बीच में झगड़े होते थे। ग्रीस के टाइम पर भी वो जो झगड़े होते थे अरब्स के बीच में और पर्शियंस के बीच में, वो झगड़े ख़त्म नहीं हुए हैं। और दिक्कत ये है कि विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब ये जो झगड़े हैं ये अरब और पर्शियंस के और ज़्यादा भयानक होंगे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ये। और इसके बढ़ने में आगे अगर ट्रंप साहब को अगर नोबेल प्राइज़ मिलता है तो कम से कम वो ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को नोबेल प्राइज़ मिला, चाहे पीस बने या ना बने। इससे पहले भी हमने देखा हुआ है कि इजराइल और हमने देखा कि पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए दो नोबेल प्राइज दिए गए थे, और उसके बाद भी इस पूरे मामले का हश्र या कोई सॉल्यूशन उस तरीके से निकल नहीं पाया था। यह बात भी हमने उस पर देखी थी। लेकिन आज की स्थिति में ये 14 पॉइंट एमओयू जो साइन हुआ है अमेरिका और इजराइल के बीच में, फिलहाल के लिए तो देश, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये शांति बरकरार रहेगी। लेकिन इसमें क्या नए जंग की पटकथा लिखी गई है, नए जंग की बीज बोए गए हैं? इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। लेबनान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, हिजबुल्लाह का कॉन्फ्लिक्ट, ये इस पूरे एमओयू के बीच में एमओयू तोड़ने के लिए क्या एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे? इस बात को लेकर भी चर्चा होना जरूरी था। अभी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया।